नमस्ते दोस्तों। एंशिएंट हिस्ट्री कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। आज हम लाए हैं पार्ट 4 आपके सामने। पार्ट 4 में क्या समझना है आपको? पार्ट 4 मतलब चैप्टर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, जो आर एस शर्मा में है। जियोग्राफिकल सेटिंग्स एकदम बेसिक चैप्टर है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, माइंड को काम रखना है और इसमें फैक्चुअल डाटा भी कम से कम मिलेगा आपको, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ये आपकी फाउंडेशन तैयार करने में हेल्प करेगा, पर आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि आपको ये अपने आप याद हो जाएगा, आप देखते जाएंगे। और बेसिक चीजें हैं जो आप स्टार्टिंग से 4th क्लास 5th क्लास में पढ़ते आए हैं, वैसी बेसिक चीजें लगेगी आपको, पर ये आगे आपको फाउंडेशन में बहुत हेल्प करने वाली है, तो ये आपको चैप्टर मिस नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं होगा, छोटा ही चैप्टर होगा। तो आर एस शर्मा जियोग्राफिकल सेटिंग्स। जियोग्राफिकल सेटिंग्स के जरिए आर एस शर्मा हमको क्या बताना चाहते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में कैसे कैसे अलग अलग टाइम पीरियड में कैसे फिनोमेनास हुए, वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसके साथ साथ बता रहे हैं कि मेजर रिसोर्सेज क्या रहे, मेजर माउंट्स क्या रहे और जियोग्राफिकल रीजन्स जो मेजर हुए एंशिएंट हिस्ट्री में वो क्या रहे। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पासेस की बात करते हैं। पासेस मतलब कि जहां से इन्वेजन हुआ करते थे इंडियाज में, जहां से ट्रेड भी थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते थे आप लोग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट 2 पासेस माने जाते हैं। 2 पासेस, एक है खैबर पास, आप साथ में लिख भी सकते हैं खैबर पास। खैबर पास जो है वो प्रेजेंट डे का जो पाकिस्तान है उसके नदन साइड में हुआ करता था, मींस कहीं यहां आसपास खैबर पास, ठीक है। और दूसरा जो पास है वो है बोलान पास। बोलान पास ये है सदर्न पाकिस्तान में, जो प्रेजेंट डे का है वहां बोलान पास। अब ये 2 ही मैं मेजर क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप खुद देखिए इंडिया का मैप आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्वेजन करना कहां से पॉसिबल है। ये देखिए, ये जो है ये विंध्यन माउंटेन रेंजेस है। कौन सी माउंटेन रेंजेस? विंध्यन माउंटेन रेंजेस, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस साइड से तो आपके यहाँ पे तो पूरी सी है, इंडियन ओशन कवर कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से तो कोई इन्वेजन होने का चांस नहीं बनता, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में तो इतनी नेवी थी ही नहीं जो एक्सप्लोर कर सके हम अलग अलग वर्ल्ड, राइट। तो मेजर पासेस यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। केवल जो लैंड वाला एरिया था वहां से इन्वेजन पॉसिबल था। अब आप मानेंगे कि यहाँ म्यांमार से, तो आप खुद सोचिए इस्लामिक इन्वेजन तो हमारे साइड सेंट्रल एशिया से हुआ है ना, और आर्यन इन्वेजन भी वहां से ही हुआ है। तो केवल ये 2 पासेस है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक है खैबर पास और बोलान पास। मैं आपको बताता हूं कि इन्वेजन का सीक्वेंस क्या रहा होगा और इन्वेजन हुए कैसे कैसे हैं। सेंट्रल एशिया से जो सबसे पहले इन्वेजन हुए हैं उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप भी इसे नोट कर सकते हैं और ये सीक्वेंस आपके काम ही आने वाला है। सबसे पहले इन्वेजन होता है 516 बीसी में। 516 बीसी में हमारे इन्वेड करते हैं डेरियस द ग्रेट। जो कि एक पर्शियन इन्वेडर थे। कहां से? पर्शियन से। पर्शिया जो प्रेजेंट ईरान है आपका, उसे ही कहा जाता था। उसके बाद इन्वेड करते हैं अलेक्जेंडर इन्वेड करते हैं नियर अबाउट 326 बीसी के अराउंड। अलेक्जेंडर इन्वेजन 326 में अलेक्जेंडर इन्वेड करते हैं। उसके बाद लाइन टू लाइन एक ऐसा इन्वेजन हुआ जो पूरा सेंट्रल एशिया से ही हुआ। उसका मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं इंडो ग्रीक्स, उसके बाद आते हैं शकास, पहलवास, हुनास, कुशानास, ऐसे करके एक सीक्वेंस बनता गया। फिर हमारे मिडीवल में जाके आते हैं मोहम्मद बिन कासिम। तो ये सीक्वेंस रहा, और इनमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे इन्वेजन केवल और केवल खैबर पास और बोलान पास के थ्रू हुए। समझ रहे हैं आप? खैबर पास और बोलान पास के थ्रू हुए, जिसमें से खैबर पास जो एक मेजर पास माना जाता है, वहां से ही मेजर सेंट्रल एशिया आया था हमारे इन्वेडर्स में। जहां आप देखेंगे जो मिडेवल इन्वेजन हुए हैं उन्होंने बोलान पास का यूज करना शुरू किया, क्योंकि तब तक खैबर पास की इंपॉर्टेंस एक इंडिया में बैठा राजा समझ चुका था। उसे ये समझ आ गया था कि अगर इंडिया को बचाना है इन्वेजन से तो खैबर पास को कैप्चर करके रखना पड़ेगा। आप देखेंगे आगे जाके जितने भी ग्रेट एम्पायर्स हुए, जैसे मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, आगे जाके जो मुगल्स भी आए, दिल्ली सल्तनत हुई, और मुगल एम्पायर जो आया उन्होंने सबसे पहले ये वाला रीजन ही कैप्चर किया, जिसको सिंध का रीजन कहा जाता था एंशिएंट में। उसके बाद इसे गांधार कहा गया एंशिएंट में ही, ऐसे अलग अलग नाम रहे इसके।
उन्होंने इसको पहले कैप्चर किया। किस लिए किया? क्योंकि उन्हें पता है कि जहां भी इन्वेजन होगा वहां पे खैबर पास और गोलान पास का यूज होने ही वाला है। ये सीक्वेंस में यहाँ आपको लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले इसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर के बाद इंडो ग्रीक्स, जो कि 180 बीसी के अराउंड माने जाते हैं। इंडो ग्रीक्स आते हैं। उसके बाद आते हैं शकाज। ये छोटी छोटी डायनेस्टीज है, तो आपको अभी आगे डिटेल में बताऊंगा, पर आपको एक बार ये सीक्वेंस याद रखना है। फिर आते हैं पहलवास, हुनास, कुशानास, और ऐसे ही चलते 712 एडी में आता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम थोड़ा छोटा दिख रहा होगा पर आप लिख लीजिएगा। मोहम्मद बिन कासिम के बाद अहमद शाह अब्दाली और ऐसे अलग अलग इन्वेजन हुए जो मिडिवल में हुए। अभी आपको वहां तक नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिवर्स की। तो एंशिएंट हिस्ट्री में केवल 2 मेजर रिवर्स को इंपॉर्टेंस दी गई है। एक तो हमारी गंगा है, और दूसरी ऑब्वियसली जो सारी कहानी सिंध के आसपास घूम रही है, तो ऑब्वियसली इंडस रिवर हमारी दूसरी मेजर रिवर होगी। इंडस रिवर, इंडस रिवर जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के इस वाले एरिया में बहा करती थी, ठीक है। उसके बाद माउंट्स, मेजर माउंट्स कौन कौन से हैं? एक तो ऑब्वियसली हिमालय वाली बात होगी, दूसरा मैं माउंट आपको बता चुका हूं जो विंध्यन रेंजेस है, हिमालय एंड विंध्यन। ठीक है। उसके बाद मेजर रिसोर्सेज क्या कह रहे होंगे? रिसोर्सेज यानी कि जिन्होंने आपको डेवलपमेंट में हेल्प की है हर स्टेप पे। तो रिसोर्सेज की मैं बात करता हूं, तो सबसे पहला जो मेजर रिसोर्स आता है, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला मेटल जो ह्यूमन के द्वारा यूज किया गया कौन सा रहा? हमारा कॉपर। तो सबसे पहला रिसोर्स कौन सा है? कॉपर। उसके बाद आता है ब्रोंज, और ब्रोंज के बाद आता है आयरन। ये इन मेटल्स का सीक्वेंस भी है। साथ में आपको ये समझना होगा कि कॉपर, मेटल, आयरन जैसी की जो चीजें हैं, इन्होंने आपके रोल क्या प्ले किया एंशिएंट हिस्ट्री में। तो आप खुद सोचिए, जितने भी जो हमारे एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज थे उन्हें एडवांस करने में हेल्प किसने की? इन मेटल्स ने तो की। अगर एग्रीकल्चर हमारा एडवांस नहीं होता, हमारा बेस ही एडवांस नहीं होता, तो हम आगे कैसे बढ़ पाते? आप नोटिस करेंगे हर एक कल्चर जो डेवलप हुआ है, जैसे कि हड़प्पन कल्चर, चैल्कोलिथिक कल्चर, आगे जाके पेलियोलिथिक, नियोलिथिक कल्चर्स भी जो डेवलप हो रहे थे, वो एग्रीकल्चर के बेसिस पे ही हुए हैं। तो आप कुछ सोचिए, जैसे जैसे मेटल एडवांस होगा, मेटल्स यूज हो पाएंगे एग्रीकल्चर में जाके, तभी तो हमारा एग्रीकल्चर आगे बढ़ेगा, और उसके साथ साथ आगे डेवलपमेंट्स होगी, क्योंकि बेस हमारा एग्रीकल्चर ही है। रिमेंबर दिस। उसके बाद बात आती है, तो मेजर रिसोर्सेज हुए हमारे। कॉपर के अकॉर्डिंग चैल्कोलिथिक एज में आया कॉपर। उसके बाद ब्रोंज एज किसे कहा जाता है, आपको बताया था मैंने सोर्स के थ्रू, जिसको हड़प्पन कल्चर में ब्रोंज गिना जाता है। और हड़प्पन कल्चर किस साइड हुआ? हड़प्पन कल्चर में सिंध वाले रीजन में हुआ था। और हड़प्पन से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि ये जो रीजन था, इसे एक और कल्चर ने कवर कर रखा था, जिसका नाम था सोहान वैली कल्चर। उस कल्चर का नाम लिख लेंगे आप, सोहान वैली कल्चर। सोहान वैली कल्चर। आप कह सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान का पार्ट था एंशिएंट हिस्ट्री में, आप कह सकते 7000 बीसी टू 10000 बीसी के अराउंड वाला टाइम, जो सोहान वैली कल्चर ने ही कवर कर रखा था। उसके साथ साथ और भी कई कल्चर्स रहे, जैसे मद्रासियन कल्चर, जो सदर्न हिस्ट्री में हमारे हो ही रहा था डेवलप साथ में। मद्रासियन कल्चर, उसी साथ कुछ मेजर्स कल्चर थे जो ईस्टर्न इंडिया में डेवलप हो रहे थे, जिसमें से एक नाम है दोजो हैंडलिंग। दोजो हैंडलिंग, दोजो हैंडलिंग, साथ में कामरूप कल्चर भी आप एक नाम रख सकते हैं, कामरूप कल्चर। ये दो नाम याद कर लेंगे सफिशिएंट होगा। कामरूप कल्चर जो है, उसको कामरूप जो था वो असम का एंशिएंट नाम हुआ करता था। समझ रहे हैं आप? ये जो कुछ कल्चर्स थे मेजर डेवलप हो रहे थे, हमारा टॉपिक था हड़प्पा की बात कर रहे थे हम, तो आगे अलग से चैप्टर में आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है, सोहान वैली कल्चर डेवलप हो रहा था, मद्रासियन कल्चर, दोजो हैंडलिंग जैसे कल्चर्स अलग अलग डेवलप हो रहे थे ऑल ओवर द इंडिया में। उसके बाद बात आती है तो आयरन एज, ब्रोंज एज हो गया, आयरन एज हो गया। अब आयरन एज की बात बताऊं तो वैदिक कल्चर,
जो कि यहाँ कहीं डेवलप हुआ था सेंट्रल इंडिया में, वो भी किस लिए, आर्यन इन्वेजन के बाद वैदिक कल्चर। ये बहुत आगे की चीजें हैं, इस पे सेपरेट सेपरेट चैप्टर भी बन रखे हैं, उनको भी आपको समझाएंगे अच्छे से। और रिसोर्सेज हो गए, माउंट्स हो गए, ये जो मेजर चीजें हैं जो आपको आर एस शर्मा बताना चाह रहे हैं, वो ये 4 चीजें ही बता रहे हैं आपको केवल। उसके अलावा मैं आपको कुछ मेजर पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे कि आप देखिए हमारा राजस्थान इस पॉइंट पे है ना। आप ये देखिएगा कल्चर डेवलप कैसे कर रहे हैं। राजस्थान इस पॉइंट पे है, यहाँ पे खेतड़ी माइंस हुआ करती है, खेतड़ी माइंस मैं लिख देता हूँ, खेतड़ी माइंस। यहां हमको क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही अफगानिस्तान वाला रीजन है, सपोज कर लीजिएगा ये अफगानिस्तान वाला रीजन है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, टिन मिल रहा है, कॉपर और टिन, ठीक है। राजस्थान में हमें कॉपर मिल गया, अफगानिस्तान वाले रीजन में टिन मिला। तो आप खुद सोचिए सिंधु कल्चर इतना डेवलप कैसे हुआ। सबसे मेजर रीजन है जो ब्रोंज का फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, ब्रोंज बनेगा तो किससे बनेगा, कॉपर प्लस टिन से। अब सिंध ने सबसे पहली चीज जो फोकस की वो अपना ट्रेड एडवांस किया। तो ट्रेड जैसे एडवांस हुआ तो हमें खेतड़ी माइंस के साइड से कॉपर आने लग गया, वहां अफगानिस्तान के रीजन से टिन आने लग गया। इन्होंने फिर क्या किया, एक नया मेटल बनाया जो ब्रोंज एज बना, और ब्रोंज ने इतनी हेल्प की एक कल्चर को डेवलप होने में कि उस कल्चर ने इतना अर्बनाइजेशन हुआ जिसको फर्स्ट पीरियड अर्बनाइजेशन ही कह दिया गया, ठीक है। इस कारण ये डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे पूरी, केवल और केवल मेटल्स के बेसिस पे। आप देख सकते हैं आगे जाके ऐसे ही वैदिक कल्चर में आयरन आता है जिसने इतनी एडवांसमेंट दिखाई एग्रीकल्चर में कि इंडिया का बेस ही बन गया था एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड, ठीक है। अब दूसरी स्लाइड पे आते हैं, आपको कुछ मेजर ट्रेड रूट्स के बारे में बताते हैं जो एशियन हिस्ट्री में रहे होंगे, क्योंकि हमें वो जानना भी तो जरूरी है कि ट्रेड हो किसके थ्रू रहा था, राइट। तो सबसे पहले बात आती है तक्षशिला की। तक्षशिला जो है आप कह सकते हैं कि जो मिड रीजन है पाकिस्तान का, वहां पे रही होगी तक्षशिला। इसको कई तक्षशिला भी लिखते हैं, कई लोग तक्षशिला भी लिखते हैं, जहां पे KSH आ जाता है, और उसमें स्पेलिंग की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक मेजर ट्रेड सेंटर हुआ करता था। आप नोटिस करेंगे एशियंट हिस्ट्री में जहां जहां ट्रेड रूट की बात आई है वहां पे तक्षशिला की बात आई ही आई है, क्योंकि सेंट्रल एशिया से आपको कनेक्ट करने में सीधा सीधा हेल्प कौन कर रहा है, तक्षशिला, राइट। उसके बाद ये जो ट्रेड रूट था, ये मैं बताता हूँ आपको, अर्ली एशियन हिस्ट्री में तो क्या होता था, ये ऐसे साउथ की तरफ इंडिया में उतरता था, जहां बीच में इसके हस्तिनापुर और ये श्रावस्ती, इन जैसे कुछ स्मॉल टाउन्स आया करते थे। ये अभी के लिए आपको स्मॉल लगते हैं, बाकी उस टाइम के लिए स्मॉल नहीं हुआ करते थे, बहुत ही वाइड रीजन था ये। उसके बाद यहाँ जो है ये आके राजगिरी में खत्म होते थे। राजगिरी भी बोल सकते हैं आप इसको, राजगिरी भी बोल सकते हैं, दोनों ही सेम बात है। राजगिरी क्या था, जो मौर्यन पीरियड था उसमें उनका कैपिटल हुआ करता था। ये बिहार रीजन में पड़ेगा, एंशिएंट बिहार में। आज के टाइम में ये झारखंड का साइड जो रीजन है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो झारखंड के अंडर आता है, उस साइड के आसपास आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। राजगिरी जो था यहाँ पे आपका, इसको माना जाता है कि नदन जो ट्रेड रूट था वो आता था। वहीं क्या होता था, जो श्रावस्ती हुआ करता था, ये इनका सेंटर पॉइंट रहा था। सेंटर पॉइंट मतलब कि श्रावस्ती से जो सदर्न ट्रेड हुआ करता था सारा, जैसे कि आप मिड इंडिया तक तो आ गए हैं, अब आपको साउथ इंडिया में कैसे एक्सटेंड करना है, वो श्रावस्ती सेंटर हुआ करता था उसका। और वहां से आपने जैसे कि ये हुआ प्रयाग से उतर के फिर उज्जैन जो था वो भी सेंटर रहा था, एक मेजर ट्रेड सेंटर रहा था। हर एंशिएंट हिस्ट्री में उज्जैन सिटी का यूज सबसे अच्छा ट्रेड में किया गया है, आप देखेंगे पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया। फिर उसके बाद नीचे आते हैं और थोड़ा, तो यहाँ पे हमें मिलता है पैठन, जो कि महाराष्ट्र में है प्रेजेंट, और पहले भी महाराष्ट्र रीजन में हुआ करता था, पर ये उसे महाराष्ट्र नहीं कहा जाता था। असक वाला पार्ट जो आपका आता है महाजनदास पीरियड में, ये उसमें आ जाता है। उज्जैन जो था वो एक मेजर ट्रेड सेंटर था, और वहां से ही पूरा ऑल ओवर इंडिया आपका कैप्चर होता था। जो सदर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है वो वहां पे ट्रेड जितना भी था वो कैप्चर कर रखा था उज्जैन ने। ऐसे ही कुछ ताम्रलिप्ति, अमरुका, ये जो थे वो हमारे ईस्टर्न साइड के जितने भी थे वो मेजर पोर्ट्स थे। इसके बारे में आगे आपको धीरे धीरे बताऊंगा। बाकी ये कुछ नाम है जो आपको मेजरली याद रखने हैं ट्रेड रूट के अकॉर्डिंग।
ठीक है। ऐसे ही जो मौर्यन पीरियड था उसमें क्या हुआ था, हर पीरियड के अकॉर्डिंग अपना अपना ट्रेड रूट चेंज होता गया। जैसे जैसे समय चेंज हुआ हर सिटी की इंपॉर्टेंस चेंज हुई, है ना। जैसे कि हर्षवर्धन पीरियड में कन्नौज की इंपॉर्टेंस बढ़ी थी, उससे पहले हमारा बिहार रीजन इंपॉर्टेंट था। ऐसे हर पीरियड में इंपॉर्टेंस चेंज होती रही। तो इंपॉर्टेंस जैसे चेंज होगी वैसे ही ट्रेड रूट्स भी चेंज होंगे, ऑब्वियस सी बात है। हमें सिटी बदलनी पड़ेगी, जहां सिटी पे मार्केट लग रहा है आपका, वहां से तो आपका ट्रेड जाना चाहिए। वहां से अगर गो थ्रू नहीं होगा और जो सिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वहां से आप ट्रेड करके आपको नुकसान ही होने वाला है, कोई फायदा नहीं है उसमें, ठीक है। तो ऐसे ही मौर्यन पीरियड में क्या हुआ था, जैसे कि अभी तो हमारे श्रावस्ती राजगीर वाला रीजन आ रहा है, उन्होंने क्या किया, मथुरा रूट ले लिया। जैसे मथुरा को उन्होंने एक और सेंटर बनाया और श्रावस्ती का रोल खत्म करके उन्होंने मथुरा को इंडिया का मिड मान लिया। फिर क्या करते थे वो मथुरा से डायरेक्ट उज्जैन ट्रेड करने लगे। ऐसे करके हमारा उत्तर पथ और दक्षिण पथ डेवलप हुआ। उत्तर पथ यानी कि नदन ट्रेड रूट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, उत्तर पथ नदन ट्रेड रूट। ठीक है, उत्तर पथ हो गया और साथ में दक्षिण पथ। दक्षिण पथ ये तो आपको नाम से ही समझ आ जाना चाहिए। वैसे ये हुआ सदर्न ट्रेड रूट, सदर्न ट्रेड रूट। अब इनकी अलग अलग कैपिटल्स भी हुआ करती थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर पथ की जो कैपिटल थी, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया है कि तक्षशिला जो था वो मेजर सेंटर हुआ करता था, तो तक्षशिला को ही हम उत्तर पथ का कैपिटल कंसीडर करेंगे। ये आप लिख सकते हैं साथ में, मैं अभी यहाँ नहीं लिखूंगा, आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके साथ जो दक्षिण पथ है, दक्षिण पथ का कैपिटल क्या था, सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी, अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको उज्जैन मेजर सेंटर बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उज्जैन का नाम हटा रहा हूँ यहाँ से। सुवर्णगिरी इस पूरे रीजन को ही कहा जाता था। ये जो सदर्न हिस्ट्री का ये रीजन कवर कर रहा है, ये सुवर्णगिरी के अंदर आता था। तो आप खुद सोचिए, पैटर्न उज्जैन जैसे जो मेजर सिटीज है वो ऑब्वियसली सुवर्णगिरी के अंदर ही आ जाएगी। तो सदर्न जो ट्रेड रूट थे यानी कि दक्षिण पथ, उसका कैपिटल आप किसको कंसीडर करेंगे, सुवर्णगिरी को। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। और इसी के साथ ट्रेड रूट भी खत्म होता है। और ट्रेड रूट जो था आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है याद रखना कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया कैसे डेवलप हुआ, अलग अलग चीजें, कहाँ से रिसोर्स हमारे ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, कहाँ से आ रहे थे। ज्यादातर मेजरली जो है वो सेंट्रल एशिया से आ रहे थे, ऑब्वियस सी बात है। फिर मिडीवल में जाके ये शिफ्ट होता है और ईस्टर्न इंडिया के जो ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न एशिया है, वहां पे एक्सटेंड करना चालू होता है। और वो भी माना जाता है जो सदर्न डायनेस्टीज थी, जैसे कि चोलास, पांड्यास और चेरास, इनका श्रेय जाता है पूरा जो ईस्टर्न सेंट्रल एशिया जो है उस पर अपना फोकस डालने पे। ठीक है, यही ट्रेड रूट समाप्त होते हैं। जो था जियोग्राफिकल सेटिंग का पार्ट, केवल ये इतना छोटा सा चैप्टर था जिसको आपको आर एस शर्मा समझाना चाह रहे हैं, पर ये अभी आपको छोटा लग रहा है। जैसे जैसे आप इसके पॉइंट्स रिवाइज करते रहेंगे, जैसे जैसे आपके माइंड में आते रहेगा, आपके पूरा सीक्वेंस बनेगा एक, आपको पता लगेगा कि आपके एंशिएंट हिस्ट्री का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो इतना मजबूत हो चुका है कि अब इस पे जो भी इमारत बनेगी वो कभी गिरने नहीं वाली। अगर आपने मेरे स्टार्टिंग के जो 4 वीडियोस है वो अच्छे से देखे हैं, उन्हें अच्छे से नोटिस किया है, तो आपको आगे जाके जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको पता लगेगा कि वो कितने इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। और उसके आगे जो आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने वाली है एक नींव पे, वो कितनी मजबूत होने वाली है और आपको एंशिएंट हिस्ट्री कितनी इजी लगने वाली है। इसी के साथ ये जियोग्राफिकल सेटिंग वाला चैप्टर खत्म होता है। ये छोटा ही चैप्टर था, इसमें आपको ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक चैप्टर रहा। इसमें आपको जो भी छोटा छोटा फैक्चुअल डाटा लगे, आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मुझे करना चाहिए, आप उस पर जरूर फोकस कर सकते हैं। पर मैं कहूँगा अगर आप केवल इसकी एक रीडिंग भी लेंगे तो आपको ये जरूर लगेगा कि यार ये तो 4th क्लास की जियोग्राफी है ना। लगा ना आपको, लेक्चर लेते हुए भी लगा होगा कि यार ये तो बहुत बेसिक है। तो मैं बताना चाहता हूँ हिस्ट्री पूरी ही ऐसी है, केवल एक हवा बना रखा है कि यूपीएससी में जो हिस्ट्री है वो हाई लेवल की आएगी। हाँ, अगर आप ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो मैं जरूर कहता हूँ कि हाई लेवल हिस्ट्री आएगी, पर आप खुद नोटिस करेंगे जैसे जैसे आप अलग अलग बुक्स के थ्रू जाएंगे, आप पढ़ेंगे, फैक्चुअल डाटा कंज्यूम करेंगे, आपको ये बात जरूर नोटिस होगी कि हिस्ट्री इतनी हार्ड नहीं है। इसमें यूपीएससी के लिए भी हिस्ट्री हार्ड नहीं है। आप जैसे जैसे करेंगे आपको लगेगा ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल अच्छे से पढ़ना है, अपना टाइम देना है हर चीज को अच्छे से, और आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे हर चीज इंप्रूव होती जा रही है। यही इसी के साथ मैं लेक्चर खत्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।